अभिव्यक्ति और माध्यम हिंदी साहित्य कक्षा 11 में आज हम वन शॉट क्लास देखने वाले हैं। और अभिव्यक्ति और माध्यम में जो आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ तैयार करेंगे। ये वन शॉट क्लास रहेगी। सारे प्रश्न आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे और आप उनको तैयार कर लें। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जनसंचार माध्यम और लेखन में से 2 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 4 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल 4 अंक के प्रश्न आपके हिंदी साहित्य कक्षा 11 में अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जाने हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की वन शॉट क्लास है कि जनसंचार किसे कहते हैं और इसके माध्यम कौन कौन से हैं। तो जनसंचार जब किसी तकनीकी या यांत्रिकी के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद स्थापित किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है। अखबार हो, रेडियो हो, टीवी हो, सिनेमा, इंटरनेट, ये जनसंचार के माध्यम है। मुद्रित माध्यम या जो प्रिंट मीडिया होता है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। और प्रिंट मीडिया के माध्यम समाचार पत्र, अखबार, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, संचार में और जनसंचार में क्या अंतर है। जो संचार होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जबकि जनसंचार में समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद स्थापित किया जाता है। संचार में संदेश प्राप्त करने वाले कुछ ही व्यक्ति होते हैं, यानी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। जबकि जनसंचार में एक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है। इनकी संख्या लाखों करोड़ों हो सकती है। संचार में किसी भी तकनीकी का या यांत्रिकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि जनसंचार में किसी तकनीकी या यांत्रिकी के जरिए ही संवाद स्थापित किया जाता है। संचार में व्यक्तिगत रुचि की प्रतिक्रिया रहती है, जबकि जनसंचार में सामाजिक रुचि का ध्यान रखा जाता है। संचार में तुरंत फीडबैक मिल जाता है, परंतु जनसंचार में तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। ये संचार और जनसंचार में अंतर है। जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जनसंचार में प्रत्येक संवाद की बजाय, वापस देखिए, जनसंचार में प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी का या यांत्रिकी का प्रयोग करके समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यानी संचार में जो है, संचार में प्रत्यक्ष संवाद होता है और जनसंचार में अप्रत्यक्ष संवाद होता है। तो ये अंतर भी हो सकता है। जनसंचार के माध्यमों के जरिए प्रकाशित होने वाली सामग्री नियंत्रित होती है और निर्धारित रहती है। जनसंचार में जो संचारक है और जो प्राप्त करता है, यानी सोर्स और रिसीवर जो है, सेंडर और रिसीवर, भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, इनके मध्य कोई सीधा संबंध नहीं होता। इसलिए हमने इसको अप्रत्यक्ष संबंध कहा है। जनसंचार माध्यमों के संदेश सार्वजनिक होते हैं, सभी के लिए होते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनसंचार में जो समाचार छपते हैं ये 3 स्तर पे होते हैं। देखिए, पहला तो होता है रिपोर्टिंग, फिर होता है एडिटिंग और तीसरा होता है प्रिंटिंग। यानी पत्रकार में महत्वपूर्ण होते हैं, रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण होते हैं पत्रकार या संवाददाता, एडिटिंग में जो संपादन संबंधी काम होता है वो एडिटिंग में होता है, और
जो छपने संबंधी और वितरण से संबंधित जो काम होता है वो प्रिंटिंग में होता है। इसमें औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। बिना किसी संस्था या औपचारिक संगठन के जनसंचार काम नहीं कर सकता है। जनसंचार के कार्य कौन कौन से हैं? सूचनाएं देना, जनता को शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना, समाज व देश के लिए एजेंडा तय करना, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना और विचार विमर्श के लिए मंच देना, अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध करवाना, ये जनसंचार के कार्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनसंचार के माध्यमों की सामान्य जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप देखिए, जो जनसंचार के माध्यम है इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग है प्रिंट मीडिया और दूसरा भाग है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? समाचार पत्र आ जाएगा, पत्रिकाएं आ जाएगी और पुस्तकें आ जाएगी। ये सब प्रिंट मीडिया में आ जाएगी, जिनको छापा जाता है, जिनको मुद्रित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके तीन चीज़ें आएगी। सबसे पहले आएगा रेडियो, उसके बाद आएगा टेलीविज़न और इंटरनेट। ये तीन चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगी। अब ध्यान दीजिए, जो समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें हैं, इसी को हम मुद्रित माध्यम कहते हैं। यानी जो आपका प्रिंट मीडिया है उसको क्या कहते हैं? मुद्रित माध्यम कहते हैं। रेडियो को हम कौन सा माध्यम कहते हैं? रेडियो को हम श्रव्य माध्यम कहते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने की सुविधा होती है। और टेलीविज़न को हम दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं, यहाँ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और इंटरनेट में ये तीनों ही गुण होते हैं। इंटरनेट में प्रिंट माध्यम के भी गुण होते हैं, रेडियो के भी गुण होते हैं और टेलीविज़न के भी गुण होते हैं। अर्थात यहाँ हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए क्या क्या सुविधा है। मुद्रित माध्यम में पढ़ने के लिए सुविधा होती है। रेडियो यानी श्रव्य माध्यम होता है, उसमें सुनने के लिए सुविधा है। टीवी पर देखने और सुनने के लिए सुविधा है। और इंटरनेट पर हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि जो प्रिंट मीडिया है वो आधुनिक जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। प्रिंट मीडिया आधुनिक जनसंचार का सबसे पुराना प्राचीन माध्यम है। रेडियो में किसका महत्व होता है? रेडियो में ध्वनि का महत्व होता है, शब्द का महत्व होता है और स्वर का महत्व होता है। और टेलीविज़न में किसका महत्व होता है? टेलीविज़न में दृश्य का महत्व होता है, यानी दृश्य के साथ लेखन। और जनसंचार का सबसे जो आधुनिक माध्यम है वो इंटरनेट है। जनसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? इंटरनेट। और टीवी और रेडियो दोनों को हम एक रेखीय माध्यम भी कहते हैं। कौन सा माध्यम कहते हैं? एक रेखीय, वन वे, एक रेखीय माध्यम हम इसको कहते हैं। तो ये जनसंचार के जो माध्यम है उनकी सामान्य जानकारी है। प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से बनता है, इसलिए आप इस रेखा चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए, जनसंचार के मुद्रित या प्रिंट माध्यम के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है उसमें प्रिंट या मुद्रित माध्यम सबसे ज़्यादा पुराना है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें आती है। मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, तत्पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापाखाना स्थापित किया। भारत में सन 1956 में गोवा में पहला छापाखाना खुला। इसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। आज जो है मुद्रण का कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया का अर्थ है ऐसा माध्यम जिसमें समाचार को प्रिंट या मुद्रित किया जाता है, यानी छापा जाता है। जब किसी सूचना, संदेश या समाचार को लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो तो मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जाता है।
मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है और इसके अंतर्गत आपके समाचार पत्र आ जाएगा, जिसे हम अखबार कहते हैं, पत्र पत्रिकाएं आ जाएगी और पुस्तकें आ जाएगी। 8वां प्रश्न देखिए, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की खूबियां क्या क्या है। तो सबसे बड़ी खूबी है इसकी कि इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं वो स्थायी होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, स्थायी है और लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, लंबे समय तक इनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। समाचार में लिखे हुए शब्दों को हम एक बार नहीं अनेक बार 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 पढ़ सकते हैं और अपनी गति के अनुसार आराम से पढ़ सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप पूरी तरह स्वतंत्र है कि आप कैसे पढ़ते हैं। मुद्रित माध्यम में चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, क्योंकि आप पढ़ते हुए चिंतन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन रेडियो टेलीविजन में आप ऐसा नहीं कर सकते। पाठक नए शब्दों से परिचित होता है और कोई अगर जटिल शब्द आ जाए, कठिन शब्द आ जाए, तो वो शब्दकोश, डिक्शनरी का भी प्रयोग उसका अर्थ देखने के लिए कर सकता है। रेडियो टेलीविजन पर यह सुविधा नहीं है। समाचार पत्र का कोई भी प्रश्न अपनी रुचि के अनुसार पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। अगर समाचार पत्र में आपको खेल प्रश्न पसंद है तो आप सबसे पहले मुख्य प्रश्न न पढ़ करके खेल प्रश्न पढ़ सकते हैं। पेज 3 फिल्मी प्रश्न पढ़ सकते हैं। अर्थ व्यापार का प्रश्न पढ़ सकते हैं। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों, प्रिंट मीडिया की क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे बड़ी कमी है कि यह अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं वो अनपढ़ लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, इसलिए उनके लिए उपयोगी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि इसमें डेडलाइन की बाध्यता होती है। ये तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता है। समाचार पत्र निश्चित अवधि यानी 24 घंटे में एक बार, कोई समाचार पत्र सप्ताह में एक बार, कोई महीने में एक बार प्रकाशित होता है, तो इनकी डेडलाइन अलग अलग होती है, अपडेट जल्दी नहीं कर पाता है। और इसमें स्थान की भी बाध्यता होती है, किसी खबर को उतना ही स्थान मिल पाता है जितना उसमें निर्धारित है। मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी अशुद्धि संशोधन तुरंत नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है कि क्योंकि एक बार छप चुका है समाचार पत्र और अपने पाठकों तक पहुंच चुका है, फिर उसमें संशोधन तुरंत नहीं होगा, अगले अंक में ही करना पड़ेगा। और मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी का ध्यान रखना जरूरी है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। सबसे पहली बात, आपको भाषा का, व्याकरण का, वर्तनी का और शैली का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आप मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों में समय सीमा यानी आवंटित समय के अनुशासन का पालन करना पड़ता है। एक समय सीमा की बाध्यता होती है। इसमें लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। अगर अशुद्धियां रह जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, जो पाठक वर्ग है वो गलत अर्थ लगा सकता है, इसलिए अशुद्धियों को ठीक करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखने योग्य बात है। और लेखन में सहज प्रभाव होना चाहिए, तारतम्यता बनाए रखना जरूरी होता है। रेडियो में समाचार किस तरह लिखे जाते हैं। रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है, जिसमें देखिए आपके ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख होते हैं। ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख होते हैं। रेडियो मूलतः एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। अर्थात इसमें जो खबरें लिखी जाती है वो कौन सी शैली में लिखी जाती है, वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। अखबार में आप पीछे लौट सकते हैं, रेडियो टेलीविजन में आप पीछे नहीं लौट सकते। लगभग 90% खबरें आपकी उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती है। रेडियो में समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी है। तो पहली है कि साफ सुथरी ट्रिपल स्पेस में टाइप की हुई कॉपी हो, जिसके दोनों ओर हाशिए छोड़े हों। यानी ये जो पेज होता है, इस पेज में इधर भी आपका हाशिया होना चाहिए, इधर भी हाशिया होना चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं वो
जैसे कीबोर्ड होता है उसमें एक बार स्पेस देते हैं, ऐसे 3 बार स्पेस देना, ट्रिपल स्पेस में। फिर कह रहा है कि एक पंक्ति में 12-13 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये जो पंक्ति है इसमें आपके 12 से 13 शब्द ही इसके अंदर होने चाहिए, और कोई शब्द अगर अंत में आ नहीं रहा है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको दूसरी पंक्ति में ले लेना चाहिए। यानी पंक्ति के अंत में विभाज्य शब्द नहीं होना चाहिए, और पेज के अंत में कोई अधूरी लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लाइन यहाँ इस पेज में पूरी नहीं आ पा रही, वो अगले पेज में जा रही है, तो या तो पूरी लाइन उधर ले जानी चाहिए, क्योंकि अधूरी लाइन नहीं रखनी है। समाचार कॉपी में जटिल उच्चारण में कठिन एवं संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंबे अंकों जो 1000 से ऊपर के हैं और दिनांक को शब्दों में लिखना चाहिए। प्रतीकों की जगह नाम लिखने चाहिए। जो प्रतीक होते हैं चिन्ह की जगह उनके नाम लिखने चाहिए। जैसे ये डॉलर का चिन्ह है तो ये चिन्ह नहीं लिख के ऐसे लिखें इसमें डॉलर, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। रेडियो माध्यम की क्या कमियां हैं? सबसे देखिए, पहली कमी है कि जैसे रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते। अखबार में ये सुविधा होती है कि आप कोई भी पेज कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में जो समाचार जब प्रसारित हो रहे हैं आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई 8:45 पे कोई बुलेटिन आ रहा है तो आपको 8:45 का इंतजार करना पड़ेगा, और फिर जिस क्रम से वो खबरें दिखाई जा रही है आपको उसी क्रम से देखनी पड़ेगी। रेडियो समाचार बुलेटिन के समय किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश देखने का समय नहीं। अगर आप शब्दकोश देखें, कोई कठिन शब्द आ गया और डिक्शनरी देखेंगे तब तक तो वो बुलेटिन आगे बढ़ जाएगा। रेडियो श्रोता के पास समाचार सुनने और उसे समझने का बस एक मौका होता है। समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इस पर चित्र नहीं दिखाए जा सकते। फिर देखिए, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो और टेलीविजन समाचार में भाषा स्तरीय और गरिमापूर्ण होने के साथ साथ सरल होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सभी वर्ग और स्तर के लोग आसानी से समझ जाएं। यानी निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति जो साक्षर है उस व्यक्ति के लिए भी अखबार महत्वपूर्ण है, और जो कॉलेज का प्रोफेसर है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके लिए भी वही अखबार है। तो सबको आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे रखने चाहिए, सरल और कर्णप्रिय हो, वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं? तो पत्रकारीय लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। जैसा कि ये देखो चित्र बना रखा है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम यानी इंट्रो में लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, यानी उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं। इंट्रो जिसे मुखड़ा कहते हैं, बॉडी और समापन। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं वरन खबर के प्रारंभ यानी इंट्रो में ही आ जाता है। तो देखिए ये 3 भाग किए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, जिसमें इंट्रो या मुखड़ा सबसे पहले आ गया, बॉडी दूसरे नंबर पे और समापन तीसरे नंबर पे। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? नाम लिखकर समझाइए। तो इसके 6 ककार हैं। कौन, कहाँ, कब, क्या, क्यों और कैसे, ये 6 ककार हैं। अगर आप समाचार लिख रहे हैं तो इन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब देना होता है। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर वहाँ लिखे जाते हैं। समाचार लेखन के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी जाती है, और शेष 2 ककारों क्यों और कैसे का प्रयोग बॉडी में समापन से पहले होता है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, जबकि बाद में प्रयुक्त 2 ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। ये देखिए 6 ककार यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये 6 ककार हैं।
पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों, जिसमें संपादकीय, समाचार और फीचर का इस्तेमाल करते हैं, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकार देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित करता है, उन्हें संपादित कर अपने पाठकों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। यानी जो रिपोर्टिंग है, जिसमें समाचार का संकलन किया जाता है, समाचार को इकट्ठा किया जाता है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और कोने कोने से जो समाचार उपयोगी हैं उनका संकलन किया जाता है, फिर उनको संपादित किया जाता है, फिर वितरित किया जाता है। समाचार लेखन में इंट्रो से क्या आशय है? समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। इंट्रो यानी मुकड़ा, बॉडी और समापन। इंट्रो उल्टा पिरामिड शैली का प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें समाचार के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी जाती है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र विस्तार के लिए होता है, अतः इंट्रो प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। इफेक्ट डाले, फर्स्ट इंप्रेशन इंट्रो का होता है। क्लाइमैक्स इंट्रो में ही आ जाता है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होना चाहिए। भाषा सहज परंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। टेलीविजन में समाचार कैसे लिखे जाते हैं? टेलीविजन समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा रेडियो की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। टेलीविजन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। ये रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम, वन वे होता है। टेलीविजन में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का महत्व अधिक होता है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। अगर आपने टेलीविज़न पर कोई खबर देखी होगी तो यहाँ एक साइड में कोई चित्र बताया जा रहा होता है और इस चित्र से संबंधित जो समाचार है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे होते हैं। तो चित्र में और समाचार में सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चित्र अलग दिखाया जा रहा है और समाचार अलग दिखाया जा रहा है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टेलीविजन में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त है दृश्य के साथ लेखन। टेलीविजन खबरों के कौन कौन से चरण हैं? टेलीविजन खबरों की प्रमुख विशेषता क्या है? चरण अगले प्रश्न में देखेंगे। टेलीविजन में देखने और सुनने की सुविधा होती है। ये दृश्य श्रव्य माध्यम है, आप देख भी सकते हैं और प्लस सुन भी सकते हैं। तो ज़्यादा आपकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होगी, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसमें जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है। जो भी घटनाएं दिखाई जाती है वो जीवंत होती है, जीवंतता का एहसास कराती है। टेलीविज़न की खबरें प्रभावशाली होती है। बताया कि जिसे हम देख और सुन सकते हैं वो ज़्यादा अपने को प्रभावित करती है। टेलीविज़न में समाचारों का लगातार प्रसारण होता है, जिसे देखकर हम अपडेट रह सकते हैं। जल्दी जल्दी इसकी डेडलाइन जल्दी होती है तो हम जल्दी अपडेट रह सकते हैं। टेलीविज़न खबरों के चरण कितने हैं? 7 चरण है। कौन कौन से देखिए। सबसे पहले फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज। तत्काल कोई बड़ी खबर सबसे पहले सूचना के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ड्राई एंकर, एंकर द्वारा खबर के बारे में सीधे सीधे दर्शकों को बताना। अभी जो एंकर है उसके पास न तो दृश्य आ पाए हैं और न ही उसके पास जो रिपोर्टर है, संवाददाता है, उससे वो जुड़ पाया है। तो वो जो जुड़ नहीं पाया है तब तक वो क्या करता है, सीधे सीधे अपने दर्शकों को खबर बताता है। फिर फोन इन, एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। उसके बाद कनेक्टिविटी हो जाती है एंकर की रिपोर्टर से, फ़ोन पे वो बात करता है, सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। एंकर विजुअल देखिए, एंकर को घटना के दृश्य विजुअल्स मिल जाते हैं, यानी दृश्य मिल जाते हैं। इसके बाद वो दृश्यों के आधार पर खबर को दर्शकों तक पहुंचाता है। एंकर बाइट देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शियों के कथन होते हैं। जो भी खबर में प्रत्यक्षदर्शी दिखाए जा रहे हैं उनके जो कथन होते हैं वो एंकर बाइट कहलाता है। लाइव, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। जैसे क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण होता है, किसी नेताजी की सभा का लाइव प्रसारण हो सकता है।
एंकर पैकेज किसी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना, वो एंकर पैकेज है। इसमें घटना के दृश्य, प्रत्यक्षदर्शियों के कथन और ग्राफिक्स आदि का प्रयोग किया जाता है। टीवी पर प्रसारित समाचारों की 2 शर्तें कौन कौन सी है? पहली, समाचार जीवंत होने चाहिए, रुचि के अनुसार होने चाहिए और सत्य पर आधारित होने चाहिए। ये शर्तें बहुत जरूरी है। अखबार या समाचार का क्या उद्देश्य होता है? वो सूचना देता है, जागरूक करता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है और लोकतांत्रिक समाज के लिए अखबार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता की भूमिका निभाते हैं। अखबार पाठकों को देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं और विचारों से अवगत करवाते हैं। अखबार और पत्रिका में लिखते समय कौन सी शैली, लिखते समय लेखक की शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सीधी, सरल, साफ सुथरी, आम बोलचाल की मुहावरेदार, प्रभावी भाषा। यह भी अच्छा प्रश्न है कि पत्रकार कितनी तरह के होते हैं? तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, जिसे हम स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार ये नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है किसी समाचार संगठन का। अंशकालिक पत्रकार ये एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। और फ्रीलांसर ये स्वतंत्र होता है और भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। समाचार क्या है या समाचार किसे कहते हैं? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है। जल्दी में लिखा गया इतिहास समाचार है। और किसी भी ताजा घटना, विचार या समस्या को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना समाचार है। समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनहित, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, पाठक वर्ग, अनोखापन और नीतिगत ढांचा, ये समाचार के तत्व हैं। इंटरनेट का परिचय लिखना है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। इसमें प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन और पुस्तकालय के सारे गुण हैं। इसके द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ज्ञान और संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चैटिंग के साथ साथ ब्लॉग बनाकर के अपने विचारों को भी आप व्यक्त कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के संप्रेषण, संकलन, सत्यापन और पुष्टि के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटरनेट के क्या लाभ हैं? इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने की सुविधा होती है। इंटरनेट के द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ज्ञान और संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चैटिंग के साथ साथ ब्लॉग बनाकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इंटरनेट व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति अपने मन मुताबिक किसी भी स्थान पर किसी भी समाचार को देख अथवा सुन सकता है और उसका आनंद ले सकता है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। इसमें प्रिंट मीडिया आ जाता है, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकालय, सभी के गुण हैं। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? अच्छे लेखन के लिए छोटे और सरल वाक्य होने चाहिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। इसके लिए जाने माने लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। और लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है। किसी दूसरे की भावनाओं को प्रभावित करना या आहत करना आपका उद्देश्य नहीं है। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संचार की प्रक्रिया को समझाइए या संचार के तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, आपके पास स्रोत या संचारक है। वो किसी संदेश को एनकोडिंग करता है।
क्या करता है, किसी संदेश को एनकोडिंग करता है, कूटीकृत करता है और किसी माध्यम के जरिए वो जो रिसीवर है उसके पास भेजता है। रिसीवर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, उस संदेश को समझेगा, डिकोडिंग करेगा यहां पर, और समझ करके वो जो स्रोत या संचारक है उसको फीडबैक देगा। ये संचार की प्रक्रिया, ये इसके तत्व हैं। और बीच में जो संचार में जो बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट आती है, उसको हम शोर कहते हैं। जैसे देखिए आगे, इसी को यहां समझाया है। ये आपका पहला आदमी है जो सेंडर है, जो प्रेषक है, जो संचारक है, भेजने वाला है, स्रोत है, और ये रिसीवर ये प्राप्त करता है। ये आदमी इसको कोई संदेश भेजना चाह रहा है तो क्या प्रक्रिया है, उसकी तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो मैसेज होगा, जो सूचना होगी, उसको वो सबसे पहले एनकोडिंग करेगा, यानी जो समाचार है, जो बात वो बताना चाह रहा है, जो संवाद वो भेजना चाह रहा है, जो बात वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाह रहा है, उसके लिए उसको सबसे पहले संदेश एनकोडिंग करना पड़ेगा, यानी संदेश बनाना पड़ेगा। संदेश बना दिया, फिर किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा और वो किसी माध्यम के जरिए रिसीवर तक पहुंचाएगा। रिसीवर उसको डिकोडिंग करेगा, डिकोडिंग करके वो प्रेषक या संचारक को फीडबैक देगा कि उसको जो संदेश भेजा गया वो समझ में आया या नहीं। और बीच में ये नॉइज, बाधा, शोर कहलाती है, रुकावट आती है अगर आपकी इस प्रक्रिया में, तो वो शोर, बाधा, नॉइज है। संपादन से क्या आशय है। संपादन यानी एडिटिंग का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना। एक उपसंपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी, तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर को महत्व के अनुसार काटता है, छांटता है, कितनी छापनी है, कितनी हटानी है, उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए, ये तय करता है। ये सब संपादन कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, और स्रोत यानी सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन, ये इसके सिद्धांत हैं। पत्रकार की बैसाखियां कौन कौन सी है। पहली बैसाखी सच्चाई, दूसरी बैसाखी संतुलन, तीसरी बैसाखी निष्पक्षता और चौथी बैसाखी स्पष्टता। संपादकीय किसे कहते हैं। अखबार किसी घटना, समस्या और मुद्दे के प्रति जब अपनी राय प्रकट करता है तो उसे संपादकीय कहते हैं। संपादकीय संपादक लिखता है या उपसंपादक लिखता है या संपादक मंडल लिखता है, ये पूरी टीम संपादकीय लिखती है। खोजपरक पत्रकारिता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजपरक पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता में रिपोर्टर मौलिक शोध और गहरी छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थे, यानी खोजबीन करता है। क्या करता है वो, तथ्यों की खोजबीन करता है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने में किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का ही एक रूप है स्टिंग ऑपरेशन। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वॉचडॉग पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जो सरकारी कामकाज पर नजर रखने के लिए की जाती है। वॉचडॉग पत्रकार सरकारी कामकाज पर नजर रखे रहते हैं और सरकार की कमियों को जनता के सामने लाते हैं। ये पत्रकार सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी घोटाले को उजागर करते हैं या सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने लाते हैं। तो कुल मिला के जैसे कुत्ता नजर रखता है, ऐसे सरकार के कामकाज पर नजर रखी जाती है
कि कोई अगर गलत काम हो रहा है, अगर कोई कमियां हैं तो उसको जनता के सामने लाया जाता है। सरकार अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो उनकी कमियों को जनता के सामने लाया जाता है। उनकी नीतियां सही है कि नहीं है, घोटाले तो नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातें वॉचडॉग पत्रकारिता के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है। एक होती है विशेषीकृत पत्रकारिता। ये क्या है? विशेष विषय से जुड़ी पूरी जानकारी देना और उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। मतलब इसमें विषय कौन सा होगा? सामान्य नहीं होगा, विषय होगा विशेष, और इससे जुड़ी जब हम जानकारियां देंगे तो वो विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाएगा। पत्रकार घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करता है, गहराई तक जाता है और अर्थ स्पष्ट करता है, जिसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ये सब इसमें शामिल है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? जिस पत्रकारिता में समाचार संगठन किसी खास मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब है किसी खास मुद्दे पर जनमत तैयार करना। कोई मुद्दा है, उस मुद्दा पर सरकार को घेरना और उसके लिए जनमत तैयार करना और सरकार पर प्रेशर बनाना, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता में पत्रकार किसी खास मुद्दे पर विशेष अभियान चलाते हैं और सरकार को उनके अनुकूल निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देते हैं, क्योंकि जनता तैयार हो जाती है, जनता का मत पत्रकार के साथ हो जाता है, तो सरकार को भी फिर जो जरूरी है वो काम करना पड़ता है। ये कक्षा 11 में हिंदी साहित्य की वन शॉट क्लास थी अभिव्यक्ति और माध्यम की, जिसमें जनसंचार माध्यम और लेखन विषय को हमने पढ़ा और 4 नंबर हमने कंप्लीट किए। ऐसे ही वन शॉट क्लासेस देखते रहिए। 11वीं और 12वीं के लिए हम वन शॉट क्लास लेकर के आ रहे हैं।